तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। तो चलो अब शुरू करते हैं। द इनोवेटर्स डिलेमा के इंट्रोडक्शन से ये वो हिस्सा है जहां लेखक क्लेटन क्रिस्टेंसन एक बहुत गहरी लेकिन सीधी बात से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी कंपनियां अपनी सबसे बड़ी ताकतों की वजह से ही कमजोर हो जाती हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर यही इस किताब का असली सार है। क्रिस्टेंसन बताते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें हमेशा ये सवाल परेशान करता था, आखिर क्यों वो कंपनियां जो सबसे समझदार, सबसे अनुभवी और सबसे ज्यादा सफल थी, वही आगे चलकर असफल हो गई। उन्होंने देखा कि आईबीएम, जेरोक्स और डीसी जैसी दिग्गज कंपनियां एक वक्त पर पूरी दुनिया पर राज करती थी, लेकिन जब नई तकनीकें आईं तो वो या तो गायब हो गई या पीछे रह गई। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वो आलसी या लापरवाह थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वही किया जो सही माना जाता था। यहीं से शुरू होता है इनोवेटर्स डिलेमा, यानी नवाचार का द्वंद्व। लेखक कहते हैं कि बड़ी कंपनियां तब फंसती हैं जब वो अपने मौजूदा ग्राहकों और मौजूदा मुनाफे को इतना अहम मान लेती हैं कि नई, छोटी और सस्ती तकनीकों को नजरअंदाज कर देती है। शुरुआत में वो नई तकनीकें तुच्छ लगती हैं, जैसे उनका कोई भविष्य नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही दुनिया बदल देती है। वो एक शानदार उदाहरण देते हैं हार्ड डिस्क उद्योग का। 1980 के दशक में बड़ी बड़ी कंपनियां 14 इंच की डिस्क बनाती थी। फिर किसी ने 8 इंच की डिस्क बनाई, जो छोटी थी, सस्ती थी और शुरुआत में उतनी शक्तिशाली नहीं थी। बड़ी कंपनियों ने सोचा, हमारे ग्राहक तो ये नहीं खरीदेंगे। उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन नई कंपनियां उसी छोटी डिस्क को बेहतर बनाती रहीं और कुछ साल बाद वही मानक बन गई। और पुरानी कंपनियां, वो धीरे धीरे गायब हो गई। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि यही दुविधा है। अगर तुम अपने मौजूदा ग्राहकों की बात सुनो तो तुम वही बनाओगे जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहो तो नई दुनिया में पिछड़ जाओगे। यानी अगर कंपनी बहुत अच्छी तरह से वही करती रहे जो उसे अब तक सफल बनाता आया है, तो वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। किताब का परिचय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इनोवेशन सिर्फ नई चीजें बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये उस साहस का सवाल है कि क्या तुम पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो। कई बार जो काम पहले तुम्हें आगे बढ़ा रहे थे, वही आगे चलकर तुम्हें रोक देते हैं, और इस जाल से बाहर निकलना ही असली चुनौती है। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि इस किताब में वो हमें दिखाएंगे कि कैसे डिसरप्टिव इनोवेशंस, यानी छोटी और सस्ती नई तकनीकें, बड़ी कंपनियों के लिए खतरा बन जाती है। और साथ ही वो ये भी बताएंगे कि कोई कंपनी अगर समझदारी से काम करे तो वो इस जाल से बच भी सकती है। तो अब चलिए इस दिलचस्प और सच्चाई से भरी यात्रा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। हाउ कैन ग्रेट फर्म्स फेल, यानी महान कंपनियां असफल क्यों हो जाती हैं। तो चलिए पहला चैप्टर, हाउ कैन ग्रेट फर्म्स फेल, शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्लेटन क्रिस्टेंसन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरुआत करते हैं, यानी कि तुम्हारे सोच के बिल्कुल उलट, कि बड़ी, सफल, अनुभवी और समझदार कंपनियां भी अचानक असफल हो सकती हैं। और इसका कारण अक्सर वही होता है जिसे हम सही मानते हैं। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि जब कोई कंपनी बहुत सफल होती है तो उसके पास अच्छे प्रोडक्ट, बड़े ग्राहक, मजबूत वित्तीय स्थिति और शानदार टीम होती है। सामान्य सोच यही होती है कि ऐसे संगठन कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन असली कारण यह है कि जब नई तकनीकें या नए बिजनेस मॉडल आते हैं तो ये कंपनियां अपने मौजूदा ग्राहकों और वर्तमान मुनाफे के दबाव में नई चीजों को अपनाने में देरी करती हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि छोटी और कमजोर दिखने वाली तकनीकें धीरे धीरे इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि वही पुरानी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दें। क्रिस्टेंसन उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क उद्योग का जिक्र करते हैं। 14 इंच हार्ड डिस्क बनाती बड़ी कंपनियां अपने पुराने ग्राहकों और बड़े प्रॉफिट मार्जिन के कारण 8 इंच डिस्क को नजरअंदाज कर देती है। शुरुआत में ये छोटी डिस्क कमजोर लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वही मार्केट की मांग बन गई।
क्रिस्टेंसन बताते हैं कि ये दुविधा यानी इनोवेटर्स डिलेमा इस वजह से होती है कि कंपनियां हमेशा अपने वर्तमान ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान देती हैं। उन्हें लगता है कि ये वही लोग हैं जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नई तकनीक या नया बाजार शुरुआत में छोटे और कम मुनाफे वाला होता है। बड़ी कंपनियां उसे अनदेखा कर देती हैं और जब वही तकनीक उभरती है तो वे पीछे रह जाती हैं। वे बताते हैं कि महान कंपनियों की असफलता कभी आलस्य या लापरवाही की वजह से नहीं होती। वे बिल्कुल सही निर्णय लेती हैं, अपने वर्तमान ग्राहकों और वर्तमान बिजनेस के हिसाब से। पर समस्या यह है कि बाजार और तकनीक बदल रहे होते हैं और वही सही निर्णय आगे चलकर उन्हें पिछड़ने पर मजबूर कर देता है। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में यह भी जोर देते हैं कि असली सवाल यह नहीं है कि कंपनियां कमजोर हो गई, बल्कि ये कि वे अपने सफलता के नियमों में इतना फंस गई कि नई दुनिया में खुद को ढाल नहीं पाई। यानी उनका सही निर्णय ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। इस चैप्टर का सार यही है, महानता का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा जीतोगे। महानता का मतलब यह है कि तुम बदलती दुनिया में भी टिक सको। और यही इनोवेटर्स डिलेमा की असली जटिलता है। कभी कभी वही चीज जो तुम्हें सफल बनाती है वही तुम्हें असफल भी कर सकती है। अब हम चैप्टर 2 वैल्यू नेटवर्क्स एंड द इम्पेटस टू इनोवेट को समझते हैं। क्रिस्टेंसन बताते हैं कि हर कंपनी एक वैल्यू नेटवर्क में काम करती है। इसे तुम ऐसे समझो, कंपनी अकेली नहीं चलती, उसके आसपास एक पूरी दुनिया होती है। ग्राहक, सप्लायर, निवेशक और मार्केट के नियम। यही नेटवर्क तय करता है कि कंपनी को किस दिशा में काम करना चाहिए। यह नेटवर्क कंपनी के लिए एक तरह की दुनिया की आंख बन जाता है। अब मान लो तुम्हारी कंपनी बहुत सफल है और बड़े बड़े ग्राहकों को सस्ता, भरोसेमंद और पावरफुल प्रोडक्ट देती है। नेटवर्क कहेगा, हमें वही चाहिए जो अभी काम कर रहा है, नया या छोटा बाजार मत देखो। इसी कारण से बड़ी कंपनियां नई तकनीक या नए आइडियाज में निवेश करने से डरती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में नई तकनीक छोटे बाजार को टारगेट करती है, मुनाफा कम होता है और बड़े ग्राहक उसे महत्व नहीं देते। क्रिस्टेंसन एक उदाहरण देते हैं हार्ड डिस्क और कंप्यूटर इंडस्ट्री का। छोटी कंपनियां 8 इंच डिस्क पर काम कर रही थी। ये शुरुआत में धीमी और कम मुनाफे वाली थी। बड़े ग्राहक इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इस बीच बड़ी कंपनियां अपने 14 इंच डिस्क पर ध्यान दे रही थी, क्योंकि उनका नेटवर्क उन्हें यही सिखाता था कि यही ज्यादा लाभ और ज्यादा मांग वाला बाजार है। लेकिन धीरे धीरे वही छोटी डिस्क बेहतर बन गई और बाजार में मुख्य धारा बन गई। बड़ी कंपनियां पीछे रह गई। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि यही इनोवेटर्स डिलेमा है। बड़ी कंपनियां वही करती है जो उनके नेटवर्क की उम्मीद है और वही उन्हें नई तकनीक अपनाने से रोक देता है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी नेटवर्क की ताकत तुम्हारे लिए खतरा बन जाती है। उन्होंने ये भी समझाया कि वैल्यू नेटवर्क्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई कंपनी नई तकनीक में सफल होना चाहती है तो उसे कभी कभी अपने नेटवर्क की अपेक्षाओं के खिलाफ जाना पड़ेगा। उसे छोटे बाजार, कम मुनाफा और नए ग्राहक समूह पर ध्यान देना होगा। शुरुआती दौर में यह दिख सकता है कि नई तकनीक सफल नहीं होगी, लेकिन यही तकनीक समय के साथ पूरे बाजार को बदल देती है। संक्षेप में इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है, तुम्हारे आज के ग्राहक और नेटवर्क तुम्हें सफल बनाते हैं, लेकिन वही तुम्हें भविष्य के बदलावों के लिए कमजोर भी बना सकते हैं। अगर कंपनी अपनी सोच सिर्फ वर्तमान नेटवर्क तक सीमित रखेगी तो वो नए अवसरों को खो देगी। अब हम तीसरे चैप्टर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल चेंज को समझते हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में बताते हैं कि नई तकनीकें हमेशा बड़ी कंपनियों के लिए खतरा क्यों बनती है। शुरुआत में ये तकनीकें कमजोर, सस्ती और छोटे बाजार के लिए बनाई जाती हैं। बड़े ग्राहक इन्हें जरूरी नहीं समझते और बड़ी कंपनियां इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये तकनीकें बेहतर होती जाती हैं और अंततः वही पुरानी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ देती हैं। उन्हें समझाने के लिए क्रिस्टेंसन एक उदाहरण देते हैं हार्ड डिस्क इंडस्ट्री का। शुरुआती दौर में
8 इंच डिस्क धीमी और छोटे ग्राहकों के लिए बनी थी। बड़ी कंपनियां 14 इंच डिस्क पर पूरी ताकत लगा रही थी, क्योंकि उनके बड़े ग्राहक वही चाहते थे। शुरुआती दौर में नई डिस्क बेकार लग रही थी, इसलिए बड़ी कंपनियां इसे अपनाने में देरी करती रहीं। लेकिन धीरे धीरे नई डिस्क बेहतर और सस्ती बन गई और वही मार्केट का मुख्य मानक बन गई। पुरानी कंपनियां पीछे रह गई। क्रिस्टेंसन बताते हैं कि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल चेंज का मूल सिद्धांत है। असली खतरा सिर्फ नई तकनीक की शक्ति से नहीं आता, बल्कि इसलिए आता है कि बड़ी कंपनियां अपने मौजूदा नेटवर्क और ग्राहकों के दबाव में छोटी तकनीक को नजरअंदाज करती है। शुरुआती दौर में ये तकनीक कमजोर दिखती है, इसलिए कंपनियां उसे अपनाने में संकोच करती हैं। वे बताते हैं कि कई बार नई तकनीकें मौजूदा प्रोडक्ट को सीधे प्रतिस्थापित नहीं करती। शुरुआत में ये सिर्फ नए बाजार को टारगेट करती हैं। बड़े ग्राहक इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन समय के साथ ये तकनीक बेहतर होती है और बड़े बाजार में प्रवेश कर लेती है। तब तक पुरानी कंपनियां पीछे रह जाती हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, बड़ी कंपनियों को नई तकनीक से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें इसे समझकर अपनाना होगा, भले ही शुरुआत में ये छोटे और कम मुनाफे वाले बाजार के लिए हो। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि जो कंपनियां केवल वर्तमान ग्राहकों और बड़े मुनाफे पर ध्यान देती हैं, वो अक्सर भविष्य में असफल हो जाती हैं। संक्षेप में, ये चैप्टर हमें बताता है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी यानी छोटी और नई तकनीकें शुरुआती दौर में कमजोर लग सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो वे पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। बड़ी कंपनियों का काम यह है कि वे सिर्फ अपने वर्तमान नेटवर्क के दबाव में काम न करें, बल्कि भविष्य के नए अवसरों की पहचान करें और उन्हें समय पर अपनाएं। अब हम चौथे चैप्टर व्हाट गोज अप कांट गो डाउन को और विस्तार से समझते हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि बड़ी और सफल कंपनियां अक्सर ये मान बैठती हैं कि जो उन्हें आज तक ऊपर ले गया है, वही भविष्य में भी उन्हें बनाए रखेगा। उनके पास शानदार ग्राहक, बड़े प्रॉफिट मार्जिन और मजबूत मार्केट पोजीशन होता है। उन्हें लगता है कि उनकी सफलता का फार्मूला हमेशा काम करेगा। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब नई, छोटी और सस्ती तकनीकें बाजार में आती है। क्रिस्टेंसन बताते हैं कि बड़ी कंपनियों के पास जो ताकत होती है, अनुभव, संसाधन और बड़े ग्राहक, वही कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन जाती है। बड़ी कंपनियां अपने बड़े ग्राहकों की मांग और उच्च मुनाफे पर इतना ध्यान देती हैं कि छोटे बाजार या नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचाती हैं। उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियों ने 8 इंच डिस्क को नजरअंदाज किया, क्योंकि उनके बड़े ग्राहक 14 इंच डिस्क चाहते थे। शुरुआत में नई डिस्क धीमी और कम मुनाफे वाली थी, इसलिए उन्हें छोटा बाजार और नए ग्राहक महत्वहीन लगते थे। लेकिन समय के साथ वही छोटी तकनीक बेहतर और सस्ती बन गई। धीरे धीरे ये बड़े बाजार में भी पैर जमा लेती है। वही बड़ी कंपनियां अभी भी अपने पुराने पथ पर टिके रहती हैं। इसी कारण से उनका परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री यानी सफलता का पथ बदल जाता है। जो कभी उन्हें ऊपर ले जा रहा था, अब उन्हें पीछे छोड़ देता है। क्रिस्टेंसन इसे समझाने के लिए कहते हैं कि बड़ी कंपनियां सोचती हैं, जो ऊपर ले जा रहा है वो नीचे नहीं आ सकता, लेकिन असलियत यह है कि जो सफलता का रास्ता आज काम कर रहा है, वो कल काम नहीं करेगा। नई तकनीकें और नए बाजार पुराने नियम बदल देते हैं। अगर कंपनी समय रहते इन बदलावों को नहीं अपनाती, तो वह पीछे रह जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता का विश्वास कभी कभी तुम्हें धोखा दे सकता है। जो चीज तुम्हें आज ऊपर ले जा रही है, वो हमेशा ऊपर नहीं रखेगी। भविष्य में टिकने के लिए तुम्हें नए अवसरों, नए बाजार और नई तकनीक पर ध्यान देना होगा। क्रिस्टेंसन का संदेश बहुत साफ है। बड़ी सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम भविष्य में भी सफल रहोगे। नई तकनीक और बदलते बाजार को पहचानना, छोटे और नए अवसरों को अपनाना, यही असली चुनौती है। अब हम 5वें चैप्टर मैनेजिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल चेंज को पूरी कहानी जैसी सरल और विस्तारपूर्ण भाषा में समझते हैं।
क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में बताते हैं कि नई और डिसरप्टिव तकनीकें सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से संभाली जाए तो वे बड़ी कंपनियों के लिए अवसर भी बन सकती है। बड़ी कंपनियां अक्सर नई तकनीक को अनदेखा कर देती हैं, क्योंकि शुरुआत में ये धीमी, सस्ती और कम मुनाफे वाली लगती है। लेकिन जो कंपनियां इसे समझती हैं और सही रणनीति अपनाती हैं, वही अंततः टिकती हैं और बढ़ती हैं। वे बताते हैं कि बड़ी कंपनियों को इस चुनौती से निपटने के लिए दो बातें करनी होती हैं। पहली, उन्हें अपने बड़े और मौजूदा ग्राहकों के दबाव के बावजूद नए अवसरों को देखने की आदत डालनी होगी। दूसरी, उन्हें नई तकनीक के लिए अलग संगठन या अलग टीम बनानी होगी, जो पूरी तरह उस नए बाजार और नई तकनीक पर ध्यान दे सके। यही तरीका उन्हें अपनी सफलता और नई तकनीक के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। क्रिस्टेंसन उदाहरण देते हैं कि जब नई डिसरप्टिव तकनीक आती है, तो बड़ी कंपनियां अक्सर सोचती हैं, हम अपने मुख्य प्रोडक्ट को क्यों बदलें? हमारे ग्राहक तो इसे पसंद करते हैं। लेकिन असली सीख यही है कि नई तकनीक को अलग तरीके से अपनाना चाहिए। बड़ी कंपनियां नई टीम बनाती है, नए बाजार में छोटी शुरुआत करती है और धीरे धीरे तकनीक को मुख्य व्यवसाय में शामिल करती है। इस तरह जोखिम कम होता है और भविष्य में सफलता की संभावना बढ़ती है। वे जोर देते हैं कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को संभालने का सबसे सही तरीका है उसे सीधे मुख्य व्यवसाय में न फेंके, बल्कि अलग करें, छोटे बाजार में आजमाएं और जब ये मजबूत हो जाए, तब इसे मुख्य धारा में शामिल करें। ऐसा करने से नई तकनीक पुरानी ताकत को खत्म किए बिना कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, नई तकनीक सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि अवसर भी है। अगर इसे समझदारी और सही रणनीति के साथ अपनाया जाए, तो बड़ी कंपनियां नई दुनिया में भी आगे बढ़ सकती हैं। संक्षेप में, क्रिस्टेंसन हमें यही बताते हैं कि बड़ी कंपनियां नई तकनीक से डरने की बजाय उसे नियंत्रित और अलग तरीके से अपनाएं, तभी वे टिक पाएंगी और आगे बढ़ेंगी। अब हम छठे चैप्टर, डिस्कवरिंग न्यू एंड इमर्जिंग मार्केट्स, को समझते हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में बताते हैं कि कई बड़ी कंपनियां केवल अपने बड़े और पुराने ग्राहकों पर ध्यान देती हैं और नए, उभरते हुए बाजारों की तरफ नजर नहीं उठाती। शुरुआत में ये नए बाजार छोटे और कम मुनाफे वाले लगते हैं, इसलिए बड़ी कंपनियां सोचती हैं कि इसमें निवेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। लेकिन असली सीख ये है कि वही छोटे और नए बाजार भविष्य में बड़े अवसर पैदा कर सकते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि नई तकनीकें अक्सर शुरुआत में छोटे और अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनाई जाती हैं। बड़े ग्राहक उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी जरूरतें और उम्मीदें अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई नई सस्ती कंप्यूटर डिस्क आती है, तो बड़ी कंपनियां इसे अपने बड़े ग्राहक नहीं बेच पाती, क्योंकि बड़े ग्राहक चाहते हैं तेज और महंगे प्रोडक्ट। लेकिन वही नई डिस्क छोटे ग्राहकों के लिए ठीक रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती है, ये बड़े बाजार में भी सफल हो जाती है। क्रिस्टेंसन बताते हैं कि नए और उभरते बाजारों की पहचान करना आसान नहीं होता। इसके लिए कंपनियों को अपने अनुभव, पुराने ग्राहकों और बड़े बाजार की सोच से हटकर देखना पड़ता है। उन्हें यह समझना होता है कि आज का छोटा और कम मुनाफा वाला बाजार कल बड़ा अवसर बन सकता है। इसमें धैर्य और सही रणनीति की जरूरत होती है। वे बताते हैं कि बड़ी कंपनियां अक्सर नए बाजारों को नजरअंदाज करती हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क और उनके बड़े ग्राहक उन्हें यही सिखाते हैं कि सिर्फ वही करें जो आज काम कर रहा है। लेकिन जो कंपनियां नई तकनीक और छोटे बाजारों को पहचानती हैं, वे शुरुआत में छोटे मुनाफे के बावजूद निवेश करती है और समय के साथ भविष्य में लाभ कमाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, भविष्य की सफलता के लिए नए और उभरते हुए बाजारों को समय रहते पहचानना और उन्हें अपनाना जरूरी है। जो कंपनियां इसे समझती हैं, वही लंबी अवधि में टिकती हैं और अपनी इंडस्ट्री में अग्रणी बनती हैं। संक्षेप में, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि छोटी शुरुआत और कम मुनाफा असफलता का संकेत नहीं है। ये भविष्य के बड़े अवसरों का बीजारोपण है। जो कंपनियां इन नए अवसरों को पहचानकर सही समय पर उन्हें अपनाती हैं, वही आगे चलकर अपनी इंडस्ट्री में विजेता बनती है। अब हम 8वें चैप्टर,
परफॉर्मेंस ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को समझते हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि हर तकनीक और हर प्रोडक्ट का एक जीवन चक्र होता है। शुरुआत में वो नया और कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे बेहतर होता जाता है और एक समय आता है जब वो अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। लेकिन इस चक्र के भीतर एक और चीज काम करती है, जिसे लेखक कहते हैं परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री, यानी प्रदर्शन की रफ्तार। ये बताती है कि किसी प्रोडक्ट की क्षमता या क्वालिटी समय के साथ कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब कल्पना करो कि एक कंपनी अपने ग्राहकों को सबसे तेज और बेहतरीन प्रोडक्ट देने में लगी हुई है। हर साल वह अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बेहतर बनाती है ताकि ग्राहक खुश रहें। लेकिन ग्राहक की जरूरतें हमेशा सीमित होती हैं। एक समय ऐसा आता है जब कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी उस स्तर से ऊपर चली जाती है जिसकी ग्राहक को वास्तव में जरूरत है। यहां पर दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि अब कंपनी ज्यादा अच्छा देने में लगी रहती है जबकि ग्राहक को उतनी जरूरत नहीं होती। उसी वक्त कोई दूसरी कंपनी नई और सरल तकनीक लेकर आती है। उसका प्रोडक्ट सस्ता होता है, क्वालिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन नए या छोटे ग्राहकों के लिए बिल्कुल सही होता है। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट बेहतर होता जाता है और अंततः वह पुरानी तकनीक को पीछे छोड़ देता है। यही होता है डिसरप्शन, यानी एक सरल, सस्ती और शुरुआत में कमजोर तकनीक का धीरे धीरे मुख्य धारा में आ जाना। क्रिस्टेंसन ये भी बताते हैं कि बड़ी कंपनियां अक्सर अपनी परफॉर्मेंस ट्रेजेक्टरी बहुत ऊंची रखती हैं। वे अपने प्रोडक्ट को इतना एडवांस बना देती हैं कि ये केवल कुछ खास ग्राहकों के लिए ही उपयोगी रह जाता है। वहीं नई कंपनियां निचले स्तर से शुरुआत करती हैं, धीरे धीरे बेहतर होती है और जब वे ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने लगती हैं, तो वे बाजार पर कब्जा कर लेती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि हर प्रोडक्ट की सीमाएं होती है और हर कंपनी को ये समझना चाहिए कि कब उसका प्रदर्शन ग्राहकों की जरूरत से ज्यादा हो गया है। जब ऐसा होता है तो नए खिलाड़ी उसी अंतर को पकड़कर बाजार में प्रवेश करते हैं। संक्षेप में, ये चैप्टर हमें बताता है कि तकनीक और प्रोडक्ट की रफ्तार का सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी बहुत आगे निकल जाए और ग्राहक पीछे रह जाए, तो वो अपने ही बनाए रास्ते में अटक सकती है। जो कंपनियां इस बात को समझती है, वे समय रहते खुद को बदलती है और नए अवसरों के लिए जगह बनाती है। अब 9वें चैप्टर, द डिलेमा ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। किसी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके प्रोडक्ट या तकनीक में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने संसाधनों, रिसोर्सेस को कहाँ लगाती है, यानी पैसा, समय, लोग और ध्यान। ये सब किस दिशा में जा रहे हैं। यही चीज तय करती है कि कंपनी भविष्य में टिकेगी या गिर जाएगी। अब सोचो, एक बड़ी कंपनी के पास पहले से कई ग्राहक हैं जो उसके प्रोडक्ट से खुश हैं और हर साल और बेहतर चीज की उम्मीद करते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट सोचता है कि इन्हीं ग्राहकों पर ध्यान देना सुरक्षित और फायदेमंद है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसलिए वे अपने सारे संसाधन इन्हीं बड़े ग्राहकों की मांग पूरी करने में लगा देते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब कंपनी अपना ध्यान सिर्फ मौजूदा ग्राहकों और बड़े बाजारों पर लगाती है, तो नई और छोटी तकनीकों की तरफ कोई नहीं देखता। नई तकनीकें शुरुआत में छोटे बाजारों के लिए होती है, इसलिए मुनाफा कम होता है। मैनेजमेंट को लगता है कि इसमें निवेश करना बेकार है। वे सोचते हैं कि जो प्रोजेक्ट ज्यादा मुनाफा नहीं देगा, उस पर पैसा क्यों लगाया जाए। लेकिन यही छोटे प्रोजेक्ट आगे चलकर बड़ी डिसरप्शन बन जाते हैं और पुरानी कंपनियों को पीछे छोड़ देते हैं। क्रिस्टेंसन ये भी बताते हैं कि संसाधनों का बंटवारा हमेशा डेटा और तुरंत लाभ देखकर किया जाता है। नई तकनीक के पास न तो ठोस डेटा होता है और न जल्दी मुनाफा, इसलिए बड़ी कंपनियां उस पर भरोसा नहीं करती। लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है कि छोटे प्रयोग और साहसिक निवेश ही भविष्य की दिशा बदलते हैं। वे कहते हैं कि इस दुविधा का हल यही है कि कंपनी को अपने संसाधन बांटने के 2 तरीके अपनाने चाहिए। एक हिस्सा अपने मौजूदा ग्राहकों और मुख्य बाजार के लिए
और दूसरा हिस्सा उन नई तकनीकों और नए बाजारों के लिए जिनकी क्षमता अभी पूरी तरह दिखी नहीं है। ऐसा करने से कंपनी स्थिर भी रहती है और भविष्य के लिए तैयार भी। क्रिस्टेंसन का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर तुम सिर्फ आज के लाभ पर ध्यान दोगे तो कल का अवसर खो दोगे। नई तकनीकें और नए बाजार शुरुआत में कमजोर दिखते हैं, लेकिन अगर संसाधन समय पर लगाए जाए तो वही कंपनी को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। संक्षेप में, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी कंपनी की असली परीक्षा उसके फैसलों में नहीं, बल्कि उसके संसाधनों के वितरण में होती है। जो कंपनी समझदारी से अपने संसाधन आज और कल के बीच बांटती है, वही सच्चे अर्थों में टिकती है और बढ़ती है। अब 9वें चैप्टर, द डिलेमा ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। किसी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके प्रोडक्ट या तकनीक में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने संसाधनों, रिसोर्सेस को कहाँ लगाती है, यानी पैसा, समय, लोग और ध्यान। ये सब किस दिशा में जा रहे हैं। यही चीज तय करती है कि कंपनी भविष्य में टिकेगी या गिर जाएगी। अब सोचो, एक बड़ी कंपनी के पास पहले से कई ग्राहक हैं जो उसके प्रोडक्ट से खुश हैं और हर साल और बेहतर चीज की उम्मीद करते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट सोचता है कि इन्हीं ग्राहकों पर ध्यान देना सुरक्षित और फायदेमंद है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसलिए वे अपने सारे संसाधन इन्हीं बड़े ग्राहकों की मांग पूरी करने में लगा देते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब कंपनी अपना ध्यान सिर्फ मौजूदा ग्राहकों और बड़े बाजारों पर लगाती है, तो नई और छोटी तकनीकों की तरफ कोई नहीं देखता। नई तकनीकें शुरुआत में छोटे बाजारों के लिए होती है, इसलिए मुनाफा कम होता है। मैनेजमेंट को लगता है कि इसमें निवेश करना बेकार है। वे सोचते हैं कि जो प्रोजेक्ट ज्यादा मुनाफा नहीं देगा, उस पर पैसा क्यों लगाया जाए। लेकिन यही छोटे प्रोजेक्ट आगे चलकर बड़ी डिसरप्शन बन जाते हैं और पुरानी कंपनियों को पीछे छोड़ देते हैं। क्रिस्टेंसन ये भी बताते हैं कि संसाधनों का बंटवारा हमेशा डेटा और तुरंत लाभ देखकर किया जाता है। नई तकनीक के पास न तो ठोस डेटा होता है और न जल्दी मुनाफा, इसलिए बड़ी कंपनियां उस पर भरोसा नहीं करती। लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है कि छोटे प्रयोग और साहसिक निवेश ही भविष्य की दिशा बदलते हैं। वे कहते हैं कि इस दुविधा का हल यही है कि कंपनी को अपने संसाधन बांटने के 2 तरीके अपनाने चाहिए। एक हिस्सा अपने मौजूदा ग्राहकों और मुख्य बाजार के लिए, और दूसरा हिस्सा उन नई तकनीकों और नए बाजारों के लिए जिनकी क्षमता अभी पूरी तरह दिखी नहीं है। ऐसा करने से कंपनी स्थिर भी रहती है और भविष्य के लिए तैयार भी। क्रिस्टेंसन का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर तुम सिर्फ आज के लाभ पर ध्यान दोगे तो कल का अवसर खो दोगे। नई तकनीकें और नए बाजार शुरुआत में कमजोर दिखते हैं, लेकिन अगर संसाधन समय पर लगाए जाए तो वही कंपनी को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। संक्षेप में, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी कंपनी की असली परीक्षा उसके फैसलों में नहीं, बल्कि उसके संसाधनों के वितरण में होती है। जो कंपनी समझदारी से अपने संसाधन आज और कल के बीच बांटती है, वही सच्चे अर्थों में टिकती है और बढ़ती है। अब हम 10वें चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड डिसएबिलिटीज को समझते हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर में कहते हैं कि किसी कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसके प्रोडक्ट या तकनीक में नहीं होती, बल्कि उस संगठन की आदतों, प्रक्रियाओं और संस्कृति में होती है। यानी कंपनी जो काम करने के तरीके अपनाती है, वही उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी बन जाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वही क्षमताएं समय के साथ उसकी कमजोरी, डिसेबिलिटी भी बन सकती है। कल्पना करो कि कोई कंपनी कई सालों से एक ही तरह का सफल प्रोडक्ट बना रही है। उसके पास उस काम को करने की पूरी प्रक्रिया है। कौन कैसे काम करेगा, फैसले कौन लेगा, ग्राहक से बात कौन करेगा, सब कुछ तय है। यही उसकी ताकत है। लेकिन अब जब कोई नई तकनीक या नया तरीका सामने आता है, तो वही पुरानी प्रक्रिया रुकावट बन जाती है। लोग कहते हैं, हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, और नई चीज को अपनाने में डर महसूस करते हैं।
क्रिस्टेंसन बताते हैं कि किसी कंपनी की 3 मुख्य चीजें उसकी क्षमता तय करती हैं। उसके संसाधन, रिसोर्सेज, उसकी प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, और उसकी मूल्य प्रणाली, वैल्यूज। ये तीनों मिलकर कंपनी को यह तय करने में मदद करती हैं कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं। लेकिन यही 3 चीजें कंपनी को जकड़ भी लेती हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, उसकी प्रक्रियाएं सख्त हो जाती हैं, फैसले धीमे होते जाते हैं और हर बदलाव एक खतरे की तरह महसूस होता है। वे एक उदाहरण देते हैं। जब डिसरप्टिव तकनीक आती है तो बड़ी कंपनियां अक्सर कहती हैं, ये हमारे ग्राहकों के लिए नहीं है, या ये अभी पर्याप्त मुनाफा नहीं देगी। ये उनकी वैल्यू सिस्टम बोल रही होती है। वे वही करती है जो उनकी संस्कृति उन्हें सिखाती है। लेकिन यही सोच उन्हें नई तकनीक से दूर कर देती है और धीरे धीरे छोटी कंपनियां आगे निकल जाती हैं। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है, कंपनी को अपनी क्षमताओं की सीमाएं समझनी होंगी। उसे ये पहचानना होगा कि कौन सी प्रक्रियाएं लचीली हैं और कौन सी इतनी कठोर हो चुकी हैं कि नई तकनीक के रास्ते में रुकावट बनती है। कई बार समाधान ये होता है कि कंपनी नई तकनीक के लिए अलग टीम या अलग संगठन बना दे, जहां पुराने नियम लागू न हों। ऐसा करने से नई सोच को जगह मिलती है और कंपनी बदलाव को अपनाने में सक्षम बनती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, जो चीज आज तुम्हारी ताकत है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। संगठन को हमेशा यह समझना चाहिए कि उनकी प्रक्रियाएं और मूल्य कब मदद कर रहे हैं और कब रोक रहे हैं। जो कंपनियां ये पहचान लेती हैं, वही बदलाव को सफलतापूर्वक अपनाती हैं और लंबे समय तक टिकती हैं। संक्षेप में, क्रिस्टेंसन कहते हैं कि किसी कंपनी की असली सफलता उसकी लचीलापन में है। अगर संगठन अपनी आदतों को समय के साथ बदल सके तो वो कभी पुराना नहीं होता। अब हम 11वां चैप्टर, लीडरशिप एंड इनोवेशन, फाइंडिंग द राइट बैलेंस, को कहानी जैसी और विस्तारपूर्ण भाषा में समझते हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प सच्चाई से करते हैं। हर कंपनी में असली फर्क उसकी लीडरशिप से आता है। वही तय करती है कि कंपनी बदलाव से डरेगी या उसे अपनाएगी। लेकिन सबसे कठिन काम यह होता है कि नेता ये पहचान सके कि कब पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्ते पर चलना जरूरी है। यही असली संतुलन है, स्थिरता और नवाचार, इनोवेशन के बीच का। लेखक कहते हैं कि एक सफल लीडर को 2 चीजें एक साथ करनी पड़ती है। उसे मौजूदा व्यवसाय को मजबूती से संभालना होता है, ताकि आज का मुनाफा और ग्राहकों का भरोसा बना रहे, और साथ ही उसे भविष्य की दिशा में भी देखना होता है, ताकि नई तकनीक और नए बाजारों के लिए जगह बन सके। यह संतुलन आसान नहीं है, क्योंकि नई तकनीक शुरुआत में छोटे और कमजोर बाजार में काम करती है, जो तुरंत मुनाफा नहीं देता। लेकिन अगर कंपनी वहां समय पर कदम रखे तो वही भविष्य की जीत बन जाती है। क्रिस्टेंसन बताते हैं कि अच्छी लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि हर बदलाव पर तुरंत कूद पड़ो, बल्कि समझदारी से ये पहचानो कि कौन से बदलाव भविष्य के लिए जरूरी हैं और कौन से सिर्फ शोर है। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वह सही समय पर जोखिम लेने का साहस रखता है। वे ये भी समझाते हैं कि कई बार नेता नई तकनीक को अपनाने में देरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये असफल हुई तो मौजूदा व्यवसाय पर असर पड़ेगा। लेकिन असली लीडर वो होता है जो ये समझता है कि असफलता का डर अगर फैसलों को रोक दे तो वही डर धीरे धीरे कंपनी को खत्म कर देता है। क्रिस्टेंसन उदाहरण देते हैं कि जिन कंपनियों के नेता अपनी टीमों को प्रयोग करने, असफल होने और सीखने की आजादी देते हैं, वही संगठन लंबे समय तक नवाचार करते रहते हैं। वहीं जो लीडर हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, वहां रचनात्मकता खत्म हो जाती है और कंपनी धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, लीडरशिप का मतलब सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि संतुलन है। ऐसा संतुलन जिसमें कंपनी अपने वर्तमान को संभाले रखे, लेकिन भविष्य को भी नजरअंदाज न करे। अच्छी लीडरशिप वही है जो पुरानी सोच की दीवारें गिराकर नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। संक्षेप में, क्रिस्टेंसन कहते हैं कि महान लीडर वो नहीं जो हर वक्त सही फैसला लेता है,
बल्कि वो है जो बदलाव से डरता नहीं और सीखने के लिए तैयार रहता है। जो नेता ये संतुलन बना लेते हैं वही अपनी कंपनी को लंबे समय तक गिरती हुई दिग्गज से बदलती हुई विजेता में बदल देते हैं। अब हम 12वां और आखिरी चैप्टर द इनोवेटर्स सॉल्यूशन को कहानी जैसी और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां क्रिस्टेंसन सारी बातों को जोड़कर हमें एक ठोस रास्ता दिखाते हैं कि कंपनियां बदलाव से कैसे बच सकती हैं और नवाचार को अपनी ताकत बना सकती हैं। क्रिस्टेंसन इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ईमानदारी से करते हैं। वे कहते हैं कि इस किताब में उन्होंने बार बार बताया कि बड़ी कंपनियां क्यों असफल होती हैं, क्योंकि वे नई तकनीक को समझ नहीं पाती, अपने मौजूदा ग्राहकों में उलझ जाती हैं और जोखिम लेने से डरती हैं। लेकिन अब वे सिर्फ समस्या नहीं, उसका हल भी देना चाहते हैं। यहीं से शुरू होती है द इनोवेटर्स सॉल्यूशन की असली कहानी। वे कहते हैं कि असली समाधान ये नहीं है कि कंपनियां हर नई चीज पर कूद जाएं, बल्कि ये है कि वे नई तकनीक के लिए नया स्थान, स्पेस बनाना सीखें। यानी हर बार जब कोई डिसरप्टिव तकनीक आती है तो उसे पुराने ढांचे में फिट करने की कोशिश मत करो। उसके लिए एक नई टीम, नई प्रक्रिया और नया बाजार तैयार करो। ऐसा करने से कंपनी अपने वर्तमान व्यवसाय को भी सुरक्षित रख सकती है और भविष्य की दिशा में भी बढ़ सकती है। लेखक ये भी बताते हैं कि कंपनियों को ग्राहकों की जरूरत को नए नजरिए से समझना होगा। अक्सर कंपनियां सोचती हैं कि उन्हें वही प्रोडक्ट बनाना है जो ग्राहक आज चाहते हैं, लेकिन असली नवाचार तब होता है जब तुम ये समझो कि ग्राहक किसी प्रोडक्ट को क्यों चाहते हैं, यानी उस प्रोडक्ट से वो कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं। अगर तुम उस जरूरत के मकसद को समझ गए तो तुम भविष्य के लिए बेहतर समाधान बना सकते हो। क्रिस्टेंसन कहते हैं कि हर कंपनी को 2 सवाल खुद से बार बार पूछने चाहिए। क्या हम नई तकनीक को पहचान पा रहे हैं और क्या हम उसके लिए अपनी प्रक्रियाएं बदलने को तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो तुम आगे बढ़ोगे, अगर नहीं तो कोई और कंपनी वही अवसर पकड़ लेगी। वे लीडरशिप की भूमिका पर भी जोर देते हैं। एक अच्छे लीडर को यह समझना चाहिए कि नवाचार हमेशा अस्थिरता लाता है और हर टीम को एक सुरक्षित माहौल देना जरूरी है जहां असफलता को सजा नहीं, सीख समझा जाए। जो कंपनियां ये माहौल बनाती हैं वही लंबे समय तक टिकती हैं और बार बार खुद को नए रूप में ढालती हैं। अंत में क्रिस्टेंसन एक गहरी बात कहते हैं, सफलता किसी कंपनी को महान नहीं बनाती, बल्कि बदलाव के लिए तैयार रहना उसे जिंदा रखता है। यानी जो संगठन बार बार खुद को नया बनाते हैं वही आने वाले समय में इतिहास रचते हैं। इस आखिरी चैप्टर की असली सीख ये है कि नवाचार सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सोच है। ये एक ऐसा रवैया है जो कहता है हम जो आज कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन कल उससे भी अच्छा हो सकता है। और यही सोच किसी भी कंपनी को इनोवेटर्स डिलेमा से बाहर निकालती है और उसे हमेशा आगे बनाए रखती है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।